आज की कहानी है सास बहू की दिलचस्प कहानी। सुबह के 9 बज चुके थे। सुमित्रा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर मटर छील रही थी। सब्जी काटने छीलने के लिए यही जगह भाती है उन्हें। कमर भी सीधी रहती है और सब्जियां भी आराम से सामने फैलाकर रख पाती हैं। अपनी और सुमित के पापा दिनेश जी की चाय बनाकर बिस्कुट के साथ ले चुकी थी। आजकल के बच्चे तो कुकीज़ कहते हैं और उन्हें भी सिखाते हैं, पर सुमित्रा को तो जैसी आदत है वह वही बोलना पसंद करती हैं। अब इस उम्र में क्यों वह अपनी आदतें बदले। इतने में घंटी बजी तो उन्होंने पति को आवाज़ दी, अरे सुनो, देखना तो कौन आया है इतनी सुबह। लक्ष्मी तो छुट्टी वाले दिन 10 बजे के बाद ही आती है। दिनेश जी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोस की कांता भीतर तक ही आ गई। अरे सुमित्रा, सुबह से काम में लग जाती हो। छुट्टी वाले दिन तो बहू को जिम्मेदारी दिया करो। 9 बज चुके हैं, उठी नहीं वह अभी। भाई, बड़ी छूट दे रखी है तुमने। अरे 2 दिन ही तो मिलते हैं छुट्टी के, ज़रा देर तक सो लेती है, नहीं तो रोज़ ही सुबह से भागदौड़ लगी रहती है उसकी भी। सुमित्रा ने खिसिया कर कहा, रहने दो, सब दिखाई देता है मुझे। रोज़ भी तुम ही लगी रहती हो घर के कामों में। शनिवार रविवार को तुम भी आराम किया करो। कांता ने अपनापन दिखाते हुए कहा कि तभी उसकी निगाहें दिनेश जी से टकराईं। उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट था। कांता ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, मैं तो यह चाबी देने आई थी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, आते आते रात हो जाएगी। लक्ष्मी आए तो उससे काम करवा लेना प्लीज़। मैंने जल्दी बुलाया था आज, पर वह बोली कि सुमित्रा भाभी के घर 11 बजे जाना है, तभी करूँगी आपका भी। कहकर कांता ने चाबी पकड़ाई और दिनेश जी को नमस्ते करते हुए निकल गई। उसके जाते ही दिनेश जी बड़बड़ाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह कांता भाभी जी। दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखते हैं ऐसे लोग। तुम भी ज़रा दूरी रखा करो। पर गलत क्या कहकर गई है वह? क्या यह सच नहीं है कि 9 बजे तक बहू सो रही है और मैं काम में लगी हूँ? पर तुम्हें ये कभी दिखाई देता ही नहीं। बस बिना वजह पूरे घर ने लाड पर चढ़ाकर रखा हुआ है। चिढ़कर सुमित्रा ने उत्तर दिया, तो तुमसे कौन कहता है जल्दी उठने को? तुम अपने मन से उठती हो और अपने मन से ही काम करती हो। और नीति कामकाजी लड़की है। अगर 2 दिन देर से उठती है तो क्या गलत है? रोज तो तुमसे भी पहले उठकर जो बन पड़ता है करके ऑफिस जाती है ना, तो ये भी एहसान है मुझ पर। नौकरी करती है तो अपने लिए, मैं रखती हूँ क्या उसकी कमाई? तो घरेलू लड़की ढूंढ लेती ना। तब क्यों कामकाजी चाहिए थी? तब तो जमाने को दिखाना था कि बड़ी आधुनिक सोच वाली हो। और अब वही आम दकियानूसी सास बन रही हो। हाँ हाँ, अगर थोड़ा बहुत अनुशासन की उम्मीद करने को दकियानूसी सोच कहते हैं तो मैं दकियानूसी ही भली हूँ। आप बनिए आधुनिक। आज दिनेश जी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर बोल पड़े, अगर अनुशासन है तो सबके लिए एक सा होना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तो फिर भी 9 या 9:30 बजे तक बहू के साथ उठकर आ जाता है। पहले तो 11 बजे से पहले उठता ही नहीं था। और राधिका तो कभी भी नहीं उठती जल्दी। माँ के घर ही मनमानी कर सकती है। कल को वह ससुराल जाएगी तो अपने आप घर संभाल लेगी। सुमित्रा ने फौरन तरफदारी की। हाँ, ये तो है। अगर तुम्हारे जैसी सास उसे भी मिली तो रो के या हंस के संभालना ही पड़ेगा। दिनेश जी ने फौरन चुटकी ली। इतने में सुमित के कमरे का दरवाज़ा खुला और नीति मुस्कुराती हुई बाहर आई। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा जी। एक एक चाय और लेंगे आप दोनों? दिनेश जी ने फौरन हामी भरी। सुमित्रा मना करती कि तभी सुमित भी बाहर आ गया और बोला, सबकी बना लो, तुम्हारे हाथ की चाय को कौन मना कर सकता है? अब तो सुमित्रा सचमुच मना करना चाहती थी, पर बेटे की खातिर चुप रह गई। चाय पीते पीते ही नीति ने नाश्ते की तैयारी कर ली।
आज सबको गरम गरम पनीर के पराठे मिलने वाले थे नाश्ते में। नीति हर छुट्टी पर कुछ ना कुछ अलग बनाती ही थी। कामकाज में सुमित्रा जितनी दक्ष ना सही, पर फिर भी होशियार ही थी। सुमित्रा अब भले ही अपने सर्वगुण संपन्न होने का दावा कर ले, पर सच तो यह है कि गोल रोटी बेलना उन्हें उनकी सास ने ही सिखाया था। अब यह अलग बात है कि हर काम सिखाते हुए ताने उलाने भी दिल खोल कर दिए उन्होंने कि माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। खैर, जो भी हो, उम्र के साथ अनुभवी होती चली गई वह। परंतु वह तो बहू से अधिक कुछ कह भी नहीं पाती। पति, पुत्र और बेटी तीनों ही उसकी तरफ हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह फुला सकती है और वही अक्सर करती भी हैं। उस पर भी सबको परेशानी है। बेटा तो फिर भी खामोश रहता है, पर राधिका तो माँ को ही समझाने बैठ जाती है और पति की तो पूछो ही मत। ऐसे नाराज़गी जाहिर करते हैं अपनी माँ के ताने बिल्कुल भूल गए। तब तो माँ को रोकने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई। और बहू में तो कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। सारी कमियां भी पत्नी में हैं और सारा रौब भी पत्नी पर ही चलता है। नाश्ता तैयार हो गया था। पनीर के पराठे वाकई स्वादिष्ट थे। सब नीति की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। बस सुमित्रा ही शांति से खा रही थी। नीति ने आशा भरी नज़रों से उन्हें देखा कि वह भी कुछ कहें, पर वह चुपचाप खाने में मग्न थी। जब बहुओं की प्रशंसा की बारी आती है तो सासें आम तौर पर कंजूस हो ही जाती हैं। वहीं जब सवाल बेटियों का हो तो अवगुणों में भी गुण तलाश ही लेती हैं। ये नीति समझदार थी, कभी किसी से कुछ न कहती। माँ के खिलाफ सुमित से भी कभी कुछ नहीं कहा उसने। फिर भी बेवजह कि इस रूखेपन से कभी कभी दिल भर आता था उसका। दिनेश जी के पैतृक नगर से उनके फुफेरे भाई की बेटी के विवाह का निमंत्रण आया। उनकी बुआ अभी जीवित थी और उन्होंने सपरिवार आने का आग्रह किया था। सुमित 1 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। सुमित्रा का रक्तचाप पिछले कुछ दिनों से बढ़ा हुआ चल रहा था। उन्होंने जाने में असमर्थता व्यक्त की। किसी को तो उनके पास रुकना ही था, तो नीति ने सहर्ष रुकना स्वीकार किया। वैसे भी जिस दिन निकलना था उस दिन उसके ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी और अगले ही दिन कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन भी। दिनेश जी के साथ राधिका लखनऊ चली गई। 3 दिन के तो विवाह के कार्यक्रम ही थे। इतने दिनों के बाद अपने शहर जा रहे थे दिनेश जी, इसीलिए सप्ताह भर का कार्यक्रम बनाया गया। राधिका तो वैसे भी लखनऊ से चिकनकारी की खरीदारी को लेकर उत्साहित थी। जिस दिन वह लोग शताब्दी एक्सप्रेस से सुबह निकले, सुमित्रा कुछ अधिक असहज अनुभव कर रही थी। कुछ तो तबीयत खराब थी और कुछ असुरक्षा की भावना भी थी कि तबीयत बिगड़ गई तो कौन संभालेगा। परंतु नीति से कुछ नहीं कहा उन्होंने। वह घर का भी सभी काम निपटाकर ऑफिस चली गई। लक्ष्मी बर्तन धो रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा दरवाज़ा खोलने बाहर आई। कोठी के मेन गेट पर 2 लोग एक लिफाफा पकड़े खड़े थे। सुमित्रा ने प्रश्नवाचक दृष्टि उन पर डालकर कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि उनमें से एक लिफाफा आगे करते हुए बोला, आपका ही नाम सुमित्रा है और यह घर आपके ही नाम है ना? सुमित्रा ने हाँ में सिर हिलाया तो वह पुनः बोला, आपके 3.5 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। आपके नाम नोटिस है, हमें बिजली काटनी होगी। क्या यह कैसे संभव है? हम तो हर महीने बिजली का बिल समय से जमा करते हैं और इस महीने नहीं भी किया हो तो भी इतना बिल कैसे आ सकता है? सुमित्रा को घबराहट हो गई। आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, ऊपर से साल भर से आपने बिल घरेलू खपत के हिसाब से भरा है। बिल तो जल्द से जल्द भरना ही पड़ेगा, तब तक के लिए बिजली तो काटी ही जाएगी। अरे पर ऐसे कैसे बिजली काट सकते हैं आप लोग? पहली बात तो यह कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ अब कोई बिजनेस नहीं होता। दूसरे, बिना किसी नोटिस के आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो कोई घर पर भी नहीं है।
परिवार के लोग बाहर गए हैं और बहू ऑफिस। मुझे तो वैसे भी इन बातों की समझ नहीं है। सुमित्रा को अपने पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। घबराहट के मारे उन्हें चक्कर सा आने लगा था। नोटिस तो पहले भी आया होगा डिपार्टमेंट से, आप लोगों ने ही लापरवाही की होगी। हम मजबूर हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। लक्ष्मी भी जोर जोर की आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आई थी। पूरा माजरा तो उसकी समझ में नहीं आया, पर सुमित्रा की घबराहट देखकर उसने नीति को फ़ोन लगा दिया। नीति ने फ़ोन पर उन लोगों से बात करवाने के लिए कहा तो उनमें से एक ने नीति से भी वही सब दोहरा दिया। मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ी मोहलत तो चाहिए ही। रकम बहुत बड़ी है और मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। परिवार के लोगों के वापस आने तक आप बिजली नहीं काट सकते। मम्मी को तो पता भी नहीं है कि क्या करना है। आप प्लीज़ कल मुझसे मिलिए और सब विस्तार से बताइए। नीति ने स्थिति स्पष्ट की। और क्या बताना है मैडम, यही है जो अभी बताया। ठीक है, आप कल मिलिए और 15 दिनों की मोहलत मैं दिलवा सकता हूँ पैसों के इंतज़ाम के लिए, पर उसके लिए मेरे चाय पानी का इंतज़ाम कर दीजिएगा बस। कितना खर्चा आएगा आपके चाय पानी में? उधर से नीति ने पूछा। अब रकम बड़ी है तो 20,000 तक तो कर दीजिए, हमारा भी, उसने बड़ी ही ढीठता से कहा। तो नीति ने अगले दिन मिलने के लिए हामी भर दी। वह लोग वहां से चले गए। नीति ने सुमित्रा को सांत्वना दी और जल्दी ही घर पहुंचने का आश्वासन देने के साथ फोन रख दिया, परंतु सुमित्रा की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई। वह उस दिन को कोस रही थी जब उन्हें भी बिजनेस करने का भूत सवार हुआ था। सुमित का विवाह नहीं हुआ था तब मायका जयपुर में होने की वजह से जब भी वे वहां जाती, कॉलोनियों की सहेलियां कुछ न कुछ लाने की फरमाइश कर देती। एक दिन किसी की सलाह पर छोटा सा बिजनेस ही शुरू करने की ठान ली। उन्होंने 40-50 हजार रुपए का सामान खरीद लाई और छोटा सा बोर्ड भी टांग लिया। तब घर में किसी ने नहीं सोचा था कि यह बोर्ड लगाना इतना भारी पड़ जाएगा। किसी पहचान वाले ने ही जलन के मारे शिकायत कर दी और एक छोटे से कमरे में शुरू किए गए छोटे से व्यापार की वजह से पूरी कोठी का ही कमर्शियल प्रयोग का बिजली का बिल आ गया। सुमित्रा तो तब भी बहुत तनाव में आ गई थी। पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हुआ था वह बिजनेस। उन्होंने फौरन काम बंद कर दिया था। दिनेश जी ने उस माह का बिल तो भर दिया था और दौड़ भाग करके पुनः कमर्शियल प्रॉपर्टी से घरेलू भी करवाया था। पर आज अचानक ये क्या हुआ पता नहीं। जब घबराहट कम नहीं हुई सुमित्रा की, तो लक्ष्मी पड़ोस से कांता को बुला लाई। उसने नीति को भी दोबारा फोन लगाया, पर मीटिंग में होने की वजह से वह इस बार फोन नहीं उठा सकी। कांता के हाथ फिर नीति के खिलाफ बोलने का अवसर आ गया। कांता कहने लगी, अरे वह कहाँ उठाएगी, इससे तो बेहतर किसी डॉक्टर को फ़ोन कर लक्ष्मी। डॉक्टर का नंबर थोड़ी ना है मेरे पास भाभी, और नीति बहू ऐसी नहीं है, ज़रूर बिजी होंगी, देखना अभी फ़ोन आता होगा उनका। तुझे बड़ा भरोसा है उस पर? हाँ भाभी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या, इंसान की थोड़ी बहुत पहचान तो है मुझे, लक्ष्मी ने कहा। तो कांता ने मुंह बिचकाया। वास्तव में मीटिंग समाप्त होते ही नीति फौरन घर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लक्ष्मी ने ही उठाया और सुमित्रा की तबीयत की जानकारी दी। नीति डॉक्टर को लेकर आधे घंटे में ही घर पहुंच गई। डॉक्टर के जाने के बाद नीति ने सुमित्रा को धीरज बंधाया और उनके सिर में हल्की मालिश कर उन्हें सुला दिया। कुछ दवा का असर था और कुछ नीति के धीरज देने का। सुमित्रा जब सोकर उठी तो हल्का अनुभव कर रही थी। नीति ने परिवार में किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कांता ने जब इस बारे में पूछा तो उनसे भी उसने यही कहा, पापा और राधिका इतने दिनों में कहीं गए हैं, उनका वहाँ मन नहीं लगेगा और वह मन से फंक्शन में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि वे वापस भी चल पड़ें। मैं संभाल तो रही हूँ, अगर ज़रूरी लगा तो बता दूंगी।
और सुमित तो इतनी दूर से क्या कर पाएंगे, तो क्यों परेशान करना। सुमित्रा यद्यपि चाहती तो थी कि ऐसे में उनका कोई अपना वहाँ होता, फिर भी उन्हें नीति की बात उचित लगी। अगले दिन नीति की जो महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में, उस पर उसकी पदोन्नति भी निर्भर करती थी, परंतु बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस दिन छुट्टी ले ली और सुमित्रा को इस बारे में बताया तक नहीं। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी फ़ोन करके सारी जानकारी दे दी थी और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में अगले दिन उन दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़वा दिया। सुमित्रा को बिजली घर साथ ले जाकर पुनः महत्वपूर्ण दस्तावेज निकलवाकर जो भी त्रुटि थी वह उसने ठीक करवाई। सब देख समझ रही सुमित्रा अब भी मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, परंतु नीति की काबिलियत का वह मन ही मन लोहा मान रही थी और कहीं ना कहीं उनका पाषाण हृदय पिघलता जा रहा था। नीति तो उनकी आंखों में संतुष्टि देखकर ही स्वयं को धन्य समझ लेती थी। हालांकि उसका भी दिल चाहता था कि कभी तो सासू माँ प्यार के दो बोल नीति के लिए भी बोल दें, कभी तो सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर दिल से दुआएं दें, पर ऐसा हो न पाता। वैसे सुमित्रा का दिल तो सचमुच आशीर्वाद देने लगा था अब नीति को, परंतु सास बहू के रिश्ते के बीच कठोरता की जो दीवार सुमित्रा ने खुद ही खींच दी थी, वह अब चाहकर भी उसे गिरा नहीं पा रही थी। नीति प्रारंभ में प्रयास करती भी थी, परंतु जब सफल नहीं हो सकी तो उसने इसे नियति मान लिया था, क्योंकि यह सुमित्रा का स्वभाव तो हरगिज नहीं कहा जा सकता था। स्वभाव तो तब होता ना जब सबके साथ वह ऐसा ही व्यवहार करती, पर वह तो केवल नीति के साथ कठोरता का आवरण चढ़ाकर रखती थी। दिनेश जी और राधिका वापस आए तो राधिका नीति को अपने द्वारा की गई शॉपिंग दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। दिनेश जी के पास भी सुमित्रा को बताने के लिए दुनिया भर की बातें थी, परंतु सुमित्रा के पास कहने को उन दोनों से भी कहीं कुछ अधिक था। जब सुमित्रा ने सब हाल सुनाया तो दिनेश जी हतप्रभ रह गए कि कैसे उनकी छोटी सी कोमल सी बहू ने सब कुछ संभाला होगा। सुमित्रा ने सब कुछ विस्तार से बताया कि कैसे नीति ने पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर इस समस्या से समाधान के साथ सुमित्रा को भी तनाव मुक्त रखने की पूरी चेष्टा की। और भाभी की प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, वह भी तो इसी हफ्ते थी। राधिका ने पूछा। प्रेजेंटेशन? नीति ने तो कुछ नहीं बताया, सुमित्रा बोली। उनका तो प्रमोशन भी उसी के आधार पर होने वाला था। कितनी उत्साहित थी वह इसे लेकर। इतने में नीति चाय के साथ हाजिर हो गई और हंसकर बोली, प्रमोशन का क्या है, कुछ दिनों बाद हो ही जाएगा। नौकरी परिवार से बढ़कर तो नहीं है ना। अभी माँ को और घर को मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी। सुमित्रा का जी चाहा कि बहू को गले लगा लें, पर उसी दीवार ने फिर रोक लिया जो उनकी स्वयं की खींची हुई थी। शाम को कांता मिलने आई तो वही पुराना राग अलापने लगी। दिनेश जी से बोली, आ गए आप लोग। सुमित्रा कितनी परेशान हुई पीछे से। कितना कहा नीति से कि भाई साहब को फ़ोन कर दो, पर आजकल की बहुएं सुनती कब हैं किसी की। परंतु आज सुमित्रा फौरन बोली, जब आजकल की बहुएं हमारी पीढ़ी से अच्छे निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं तो हमें भी हर बात में अपनी नहीं चलानी चाहिए ना कांता। मेरी बहू तो लाखों में एक है और ये उसने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है। सर्वगुण संपन्न है वह। घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना जानती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है कांता। सुमित्रा ने पहली बार खुले दिल से नीति की प्रशंसा सबके सामने की। कांता अपना सा मुंह लेकर रह गई। तभी अचानक नीति कमरे से आई और सुमित्रा के गले में बाहें डालकर बोली, सचमुच गर्व है तो मुझसे भी कहिए ना। मेरे तो कान तरस गए थे आपके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने के लिए। लगता था आपका दिल कभी जीत ही नहीं पाऊंगी। सुमित्रा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सच कह रही हो बेटा। पता नहीं हम सास लोग बहू की प्रशंसा में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। एक और तो हम पढ़ी लिखी
आधुनिक बहू चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी तुलना अपने ज़माने से करने लगते हैं। छोटी से छोटी कमियां ढूंढते हैं। मैं तो हमेशा खुद को सर्वगुण संपन्न समझती थी। अब समझी कि आज के युग में सर्वगुण संपन्न की परिभाषा भी बदल गई है। उन परिस्थितियों में तो मेरे हाथ पैर ही फूल गए थे जिनमें तुमने इतने साहस का परिचय दिया। तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दिनेश जी और राधिका आज बहुत खुश थे। राधिका से तो खुशी संभाले नहीं संभली तो उसने सुमित को फोन लगा दिया। आज कांता के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव सुमित्रा स्पष्ट पढ़ पा रही थी। जब सहन नहीं हुआ तो कांता विदा लेकर चली गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।